हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम करेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम सबसे पहले करेंगे संस्कृत वर्णमाला, जिसका ज्ञान आपको पहले से ही है क्योंकि हम 5th में भी करवा चुके हैं। और अब उसी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और वाइड हो जाती है। तो ग्रामर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये आपकी रिवीजन ही है, आपको सब आता है। इसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो हमें सब पहले से ही आता है, लेकिन एक रिवीजन करनी बहुत जरूरी होती है। तो आज हम कर रहे हैं संस्कृत वर्णमाला। तो आपको जैसे कि पता ही है, हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि है ना, तो हिंदी की भी वही लिपि है और संस्कृत की भी वही लिपि है। तो आपने देखा ना, आप एक साल पढ़ चुके हो, संस्कृत दूसरा साल है आपका, तो लिखने का ढंग दोनों का एक जैसा है क्योंकि लिपि सेम है। ठीक है, तो हमारी वर्णमाला में क्या क्या शामिल होता है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आज इन तीनों के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो चलते हैं इस लेसन की व्याख्या की तरफ, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम्स को तुम्हारी जो क्वेरीज हैं उनको लेकर ही बना दूँगी। हम करेंगे संस्कृत वर्णमाला, हमारी व्याकरण का पहला लेसन। संस्कृत वर्णमाला वर्णों के समूह से बनी वर्णों की अक्षरों की माला को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला में मतलब संस्कृत की वर्णमाला में 46 वर्ण हैं, जिसमें शामिल हैं 13 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है, और हिंदी में होते हैं 44 वर्ण, 44। संस्कृत में होते हैं 46, 46 वर्ण। क्योंकि स्वरों में, संस्कृत के स्वरों में 2 वर्ण एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले हम इसके में करेंगे अक्षर ज्ञान। अक्षर मीन्स वर्ण, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको अक्षर या वर्ण, वर्ण और अक्षर एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमारी वर्णमाला में स्वर 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब हम स्वरों के विषय में पढ़ेंगे। स्वरों को देखो, अ अनलय, आ आदित्य, अनलय आग, आदित्य सूर्य, ई इक्षु गन्ना, उ उष्ट्रय, बड़ा ऊ ऊद बिलाव, री ऋषि, रिंग कार। यह एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हिंदी में नहीं होता बड़ा री। ए एणे हिरन, ए एरावत हाथी, ओ ओम, बड़ा औ औषधि, ली रिंकार है। ये ली और बड़ी री हिंदी में नहीं होती, इसलिए हिंदी में होते हैं 11 स्वर और संस्कृत में होते हैं 13 स्वर। फिर है स्वरों के भेद। स्वर वह स्वतंत्र वर्ण होते हैं जो बिना किसी और वर्ण के बोले जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। हरस्व, पहला है हरस, जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये 5 हैं। ये है अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, हिंदी में ली नहीं होता तो उसमें 4 होते हैं, हमारे ये 5 है। और दीर्घ, जिसमें हरस स्वरों से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। और तीसरा है संयुक्त, 2 स्वरों के मेल से जो वर्ण बने हैं, जो हमारे स्वर बने हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, अ और ई, इन दोनों स्वरों को मिलाकर ए बना है। ओ और औ है जो अ और उ। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अ और ई को मिलाकर ए बना है, अ और उ को मिलाकर ओ बना है। ठीक है, 2 स्वरों को मिलाकर बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब देखो व्यंजन का टेबल है ये।
क से ह तक व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला आपको पता ही है, हिंदी की जैसी ही है सेम, ठीक है, व्यंजन सेम है। तो इसको आप वर्गों के हिसाब से लर्न करोगे, जैसे क वर्ग, क ख ग घ ड़। इसी तरह सारे लर्न करने हैं। ये वर्गों का वर्गीकरण भी आपको मैं लिखा हुआ देती हूँ अभी। व्यंजनों का वर्गीकरण देखो आप, जिन वर्णों के व्यंजन होते क्या है पहले ये समझ लो, व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन हमारे, मैंने आपको बताया था ना कितने हैं, 33। तो 25 है हमारे स्पर्श, 4 है अंतस्थ और 4 है ऊष्म। स्पर्श व्यंजन देखो, उनको उच्चारण के हिसाब से 5 वर्गों में बांटा गया है। हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, मुंह, स्वर तंत्र, जिह्वा, ये हमारे स्वर तंत्र कहलाते हैं। हमारे मुंह से प्राणवायु जिस जगह से टच होकर, जैसे दंते, ओष्ठे, कंठे, ये सभी वर्गों में बांटा जाता है। तो उस हिसाब से ही इनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे इनका उच्चारण होता है। तो आप इनको ऐसे ही वर्ग 5 स्पर्श व्यंजनों को लर्न करोगे। क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ न, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अब अंतस्थ य र ल व। अब इसमें क्या फर्क है, स्पर्श में मैंने बताया ना आपको, हमारे स्वर तंत्र के किसी ना किसी भाग से टच होकर स्वर निकलते हैं। क वर्ग को कहा जाता है कंठे, ये हमारी ध्वनि निकलती है गले से, क ख ग घ ड़। च वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य, क्योंकि इनको बोलने में हमारी जिह्वा मूर्धा को टच करती है। इसको डिटेल में फिर समझाएंगे। ट वर्ग तालव्य कहे जाते हैं, तालु को टच करती है हमारी जिह्वा। त वर्ग दंते कहे जाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में त थ द ध न हमारी जिह्वा दांतों को टच करती है। प वर्ग को ओष्ठे कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में होठों को शेप देनी पड़ती है। अब इसको अभी इतना ही समझ लिया काफी है। अंतस्थ देखो, अब मैंने ये किस लिए बताया, स्पर्श का क वर्ग और अंतस्थ में अंतर बताने के लिए, कि अंतस्थ मीन्स अंदर से निकली हुई ध्वनि। अब आप क वर्ग को बोल के देखो, क ख ग घ ड़, ये गले से कम प्रेशर के साथ, कम घर्षण के साथ निकलता है, और अंतस्थ में आपको अधिक घर्षण करना पड़ता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इस अंतस्थ अंदर से निकली हुई आवाज कहा जाता है। य र ल व, फर्क पता चला। अब देखो ऊष्म, श श स ह। इसको ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में हमारी प्राणवायु गर्म होकर निकलती है। अयोगवाह देखो, अब अयोगवाह भी स्वर व्यंजन और अयोगवाह ये एक भाग है हमारी वर्णमाला का ही, लेकिन इसको महत्व थोड़ा कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका स्वतंत्र रूप से कोई इतना महत्व नहीं है, ये शब्दों के साथ लगकर ही इसका महत्व बनता है, ठीक है। जैसे कि विसर्गें और अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, जो न की ध्वनि के रूप में यूज करते हैं ना, बिंदी, ठीक है। जैसे स्वतंत्र लिखा हुआ इसी लाइन में, तो स्वतंत्र ये बिंदी है जो इस तरह को, इसको अनुस्वार कहा जाता है। और विसर्गें, अब आपको ने 5th में भी पढ़ी है संस्कृत, तो आपको पता है विसर्गों का कितना महत्व है, लेकिन अलग से कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व शब्द के साथ लगने के बाद ही है, ठीक है। और अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, अनुस्वार बिंदी को, और चांद बिंदी को कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक की जगह आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको डाउट हो कि क्या आना चाहिए, और इसको आप एक बहुत आसान एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। जब पूरी नासिका से आवाज निकलती है तो उसको कहते हैं अनुस्वार, वहां आपको बिंदी लगानी होती है, जैसे कि हंस। और जहां पर नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक, जैसे चांद, हंस, हस,
तो आप एक ही ह और स से बने हुए इस वर्ण को याद रखोगे तो आपको इसका आंसर याद रहेगा। हंस अनुस्वार है और हस अनुनासिक है। ठीक है, यहां तक करना था। व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर ही पूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे क हलंत लगा हुआ होगा जब तक उसके साथ अ का मिलान नहीं किया जाएगा। हलंत वाले स्वर को व्यंजन को कहते हैं स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, इसकी मैंने पूरी तालिका हर एक स्वर की मात्रा लगा के आपको एक तालिका बना के दिखाई है, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों, व्यंजन के साथ स्वर को कैसे अटैच करना है, मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, ये क्लियर करने के लिए आपके लिए ये तालिका बनाई है। इसको पढ़कर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क के साथ हलंत लगा हुआ है, जब इसमें अ स्वर जुड़ जाता है, क जमा अ हो जाता है, तो ये स्वर सहित व्यंजन बन जाता है, पूर्ण व्यंजन कहलाता है ये क। ठीक है, नहीं तो हलंत के साथ चलता है, वो स्वर रहित होता है। क के साथ बड़ा मिलेगा तो का, क जमा ई की, क जमा बड़ी की, क जमा उ कु, क जमा उ कु, क जमा री क्री, क जमा ए के, क जमा आई कई, क जमा ओ को, क जमा औ कौ। इस प्रकार आपको इसका प्रयोग पता चल गया होगा। व्यंजन संयोग, ठीक है, व्यंजन का व्यंजन से मेल है। ठीक है, एक आधा व्यंजन, आधा व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित व्यंजन, उसको आधा व्यंजन भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक और व्यंजन का मेल और फिर स्वर मिलेगा, दो व्यंजनों का संयोग। ये जो मेन व्यंजन है वो मैंने दिए हैं, इनको याद करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप वर्ण संयोग और वर्ण योग करोगे तो इनको तोड़ा जाता है, तो इनका आपको ज्ञान होना जरूरी है। जैसे द जमा य जमा अ द्य, ज जमा न जमा अ ग्य, ज जमा न जमा अ ग्य, त जमा र जमा अ त्र, प जमा र जमा अ प्र, क जमा श जमा अ। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास वही है वर्ण संयोग या वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद कैसे करना है वो आप ध्यान से देखो। जैसे कि आपका ने अभी देखा, व्यंजन का संयोग, दो दो व्यंजन थे और स्वर के साथ, व्यंजन के साथ कैसे स्वर जुड़ा हुआ था, तो इसमें आपने उसको विच्छेद करके वर्ण विच्छेद करके बताना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाल के, ब आ का मात्रा है, साथ में आ लगा हुआ है स्वर, आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ, विसर्गे हैं तो साथ में विसर्गे लग जाएंगी। मुनि, म के साथ उ की मात्रा, म जमा उ, न के साथ ई की मात्रा, न जमा ई, पीछे विसर्गे लग गई। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा लेसन। अभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फोन करके या कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद। अब आप इसका एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क में हम एक्सरसाइजेस ही डिस्कस करेंगे।